के सामने मैंने लिखी हैं क्वांटिटीज, मीटर, आवर्स, दीज आर द क्वांटिटीज, दिस इज स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड? कि जो हमने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एडवांस में मेजरेबल क्वांटिटी मेंशन कर लिया है कि फलां चीज इतने रिसोर्सेज लेगी मटेरियल के, इतने लेबर के, इतने ओवरहेड्स के। तो ये जो क्वांटिटीज हमने मेंशन करनी है, दीज आर स्टैंडर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड हम किस चीज को कहेंगे। अच्छा, जब हमने सोचा कि शर्ट 3 मीटर कपड़े में बनेगी, तो डेफिनेटली हमने कपड़े का रेट भी सोचा होगा कि वो कपड़ा कितने डॉलर पर मीटर वाला होगा। तो सपोज करता हूं कि $10। तो अब ये जो $10 मैंने लिखा है, दिस इज स्टैंडर्ड रेट, दिस इज स्टैंडर्ड रेट किसका? मटेरियल का। और इसी तरह लेबर, टेलर का जो टाइम है, टेलर कितने पैसे लेगा 1 घंटे के, सपोज करें 8 आवर्स, $8। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या होगी, तो हमने इसका भी एक रेट डिटरमिन किया होगा। और फिक्स्ड ओवरहेड का क्या अब्जॉर्प्शन रेट होगा, हमने वो भी एस्टिमेशन की होगी। तो ये जो डॉलर फिगर्स हैं, इनको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रेट। और ये जो क्वांटिटीज हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएगी। अच्छा, अगर मैं क्वांटिटी और रेट को ज़रब दूं, तो ये जो कॉलम बनने लगा है, इस कॉलम को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। So what is a standard cost? The cost based on standard quantities and standard rate is known as standard cost. So the standard cost of cloth is $30. The standard cost of labor is 16. The standard cost of variable overhead is 4. The standard cost of fixed overhead is 6. और अगर मैं इनका टोटल कर लूं, तो ये कितना हो जाएगा जी? 56. This is standard cost per unit, standard production cost per unit. और मैं सपोज करता हूं कि हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम हर शर्ट से प्रॉफिट लेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट दैट विल बी $24। तो इट मींस हमारी शर्ट की प्राइस होगी $80। दिस विल बी द स्टैंडर्ड सेल प्राइस। अच्छा, ये जो आपके सामने मैंने ये पीस ऑफ पेपर बनाया है, इस पीस ऑफ पेपर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। दिस इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। अब सॉफ्टवेयर में काम होता है, तो सॉफ्टवेयर में हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लिया जाता है। तो जब भी हमने ये देखना हो कि फलां चीज कितने रिसोर्सेज लेगी, हम उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ओपन करेंगे, तो वहां से पता चल जाएगा कि फलां मॉडल की चीज पे कितने कितने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस होंगे। ये सारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको मैंने शुरू की क्लासेस में भी सिखाया था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, कि पर यूनिट कॉस्ट हम एडवांस में बना लेते हैं, और उसी पे आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। I repeat, first of all, we learned what is a standard, what is standard rate, what is standard cost, and what is standard cost card. जी, यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया, तो वो आप मेरे से पूछ लें। जी बच्चों, क्लियर है सब?
जी शाबाश। ओके, तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? रिपीट का एक बच्चे ने कहा है, ये मेरे लिए सबसे बुरी बात होती है कि मुझे रिपीट के लिए आप कह दें उसके बावजूद कि इतनी दफा रिपीट ऑलरेडी किया हो। A standard is a predetermined per unit measurable quantity। कहता है स्टैंडर्ड हम कहेंगे जो हमने एडवांस में एक यूनिट के लिए क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी जो हमने बनाई है। जैसे मैंने शर्ट की एग्जांपल दी, मैंने कहा शर्ट 3 मीटर में बनेगी, 2 आवर्स लेबर के लगेंगे, फिर लेबर की बेस पे वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करेंगे, फिर फिक्स्ड ओवरहेड भी चार्ज करेंगे। तो ये जो क्वांटिटीज हैं मीटर आवर्स, दीज आर स्टैंडर्ड्स। अब उस स्टैंडर्ड की बेस पे हमने स्टैंडर्ड रेट भी सोचा होगा कि शर्ट का कपड़ा कितने रुपए मीटर वाला होगा, 1000 रुपए मीटर वाला, 100 वाला, 10 वाला। तो मैंने कहा जी 10 वाला, तो इसका मतलब है $30 का मटेरियल आ गया। लेबर को क्या पे करेंगे? लेबर के भी डिफरेंट आर्ली रेट्स होते हैं, तो हमने जो लेबर यूज करेंगे ना वो $8 वाली होगी, तो 16 लेबर की कॉस्ट बन गई। वेरिएबल ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट 2 होगा, 3 होगा। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, जस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये 13, 3, 4, 6 इनको ऐड किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और फिर हमने स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 24 चार्ज किया तो सेल प्राइस बन गई 80। तो ये जो 30, 16, these are the standard cost. So what is a standard cost? A standard cost is a cost based on standard quantities and standard rate। कि ये वो कॉस्ट है जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट पे बेस करती है। और ये जो सारा ओवरऑल आपके सामने स्केच बना है, जिसको मैंने बाउंड्री भी कर दी है, तो ये जो स्केच आपके सामने नजर आ रहा है, इस स्केच को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। कार्ड मीन अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हर ऑर्गेनाइजेशन ने हर प्रोडक्ट का बनाया होगा। अब आपके जहन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आए, जस्ट लाइक लेट्स से कि ओरिएंट है, तो ओरिएंट की प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर्स भी हैं और एसीज भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर प्रोडक्ट का इवन मॉडल नंबर डिफरेंट है, तो हर मॉडल का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड डिफरेंट होगा। तो उन्होंने उसमें लिखा होगा कि इसमें ये मटेरियल यूज होंगे, इतनी इतनी क्वांटिटी मटेरियल की यूज होगी, इतने लेबर के आवर्स लगेंगे, इतने ओवरहेड्स आएंगे, हर चीज एडवांस में बनाई जाएगी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ये बेसिकली प्लानिंग है। हमने प्लान किया कि हम एक यूनिट इतने में तैयार करेंगे। अगर प्लानिंग ना हो तो क्या हो? आप थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लें कि आपको ये नहीं पता कि आपका पेपर किस सिलेबस से आएगा, पेपर कैसा होगा और कितने नंबर वाला पास होगा, तो फिर आप समझें कि आपके साथ क्या बीतेगी। यानी आपको हर चीज बताई है, दिस इज द सिलेबस, दिस इज द पेपर स्ट्रक्चर, और 50 वाला पास है। तो इट मींस आपको पहले गाइड किया कि भाई दिस इज योर गोल, 50 मार्क्स लेने हैं, इस सिलेबस में से पेपर आएगा, इस तरह का पेपर आएगा, इतने एमसीक्यूज होंगे, इतने लॉन्ग होंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड। अगर प्लानिंग ना होती तो आपको पता ही ना होता कि पेपर कहां से आना है, कोई पता नहीं है। बस जी लिखा होता है कि फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अपने हिसाब से तैयारी कर लो जी। सिलेबस डिफाइन ना होता तो क्या करते? तो इसी तरह प्लानिंग करने का, एडवांस में चीजें बनाने का फायदा ये होता है कि हमें डायरेक्शन मिलती है। आप उन लोगों को देखो जिनकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। और जिनका एक क्लियर विजन है कि मैंने ये काम करना है, उनका लाइफस्टाइल, उनके चलने का तरीका, उनके बिहेव करने का तरीका आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो इट मींस कि स्टैंडर्ड बनाने का फायदा यह है कि कंपनी को पता है कि मैंने फलां यूनिट इतने रिसोर्सेज में तैयार करना है। जैसे आपको पता है कि मैंने 50 नंबर लेके पास होना है। अब आपकी मर्जी है कि आप 50 नंबर कहां से पूरे करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 100% आता होगा, 20 नंबर उन्होंने यहां से ले लिए।
कुछ को प्रोसेस कॉस्टिंग आता होगा, उन्होंने 20 नंबर यहाँ से ले लिए, 10 नंबर उन्होंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन से ले लिए, उनके 50 पूरे हो गए। तो इट मींस आपने अपनी ग्रिप तैयार कर ली कि मैंने 50 कैसे करने हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को एक आइडिया मिल गया कि मैंने शर्ट बनानी है, उस पर कपड़ा 3 मीटर चाहिए, मेरे टेलर ने 2 घंटे में वो शर्ट तैयार करनी है। अब अगर टेलर 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगाएगा तो भी गलत बात है, 2 घंटे से जल्दी कर लेगा तो भी गलत बात है, क्योंकि हो सकता है वो जल्दी में काम खराब कर दे। तो आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया मिल गया कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड था जी, स्टैंडर्ड रेट को एक्सपेक्टेड रेट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने 1 यूनिट का डाटा बनाया तो इसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कही, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। ये क्या बता रहे हैं? डाटा फॉर 1 यूनिट। और मैंने बजट किया, बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 1000 शर्ट्स इन अ मंथ। यानी मैंने कहा कि ये पैसे लगेंगे और मैं 1000 शर्ट्स बनाऊंगा 1 महीने में। अब वो मंथ गुजरा तो मुझे एक्चुअल डाटा भी नजर आ गया। एक्चुअल डाटा जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि प्रोडक्शन और सेल्स जो हैं वो मैंने 1200 शर्ट्स की है, और जो क्लॉथ है वो मैंने 3500 मीटर यूज किया, और इनकी जो कॉस्ट है 3500 मीटर की, वो कॉस्ट आई 42,000। ये अब पीरियड गुजर चुका है, एक्चुअल मंथ गुजर चुका। टेलर ने 2640 आवर्स लिए, और जो लेबर की कॉस्ट आई वो आई 26,400। जो वेरिएबल ओवरहेड्स की एक्चुअल कॉस्ट आई वो आई 20,000, और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट आई वो आई 40,000। और जो मैंने सेल प्राइस मैंने जितने का बेचा, वो मैंने शर्ट बेची 75 पर यूनिट में। तो ये सारा एक्चुअल डाटा मेरे सामने आया। ये ऊपर वाला स्टैंडर्ड था, और मैंने साथ ही कहा कि मंथ में मैंने सपोज किया था, मैंने प्लान किया था, बजटेड मीन प्लान्ड, कि मैं 1000 शर्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, काम शुरू हो गया, महीना गुजरा, महीने के आखिर पे डाटा कलेक्ट किया कि भाई बताओ क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए और क्या तुमने रिजल्ट बनाया। तो ये रिजल्ट हमें नजर आ गया कि हमने 1200 शर्ट्स बनाई और बेची। क्लॉथ हमने यूज किया 1200 शर्ट्स पे 3500 मीटर, उसकी कॉस्ट आई 42,000। टेलर का टाइम इतने घंटे लगा, टेलर की कॉस्ट ये बनी, वेरिएबल ओवरहेड्स की एक्चुअल कॉस्ट ये बनी, फिक्स्ड ओवरहेड्स की ये बनी, और सेल प्राइस एक्चुअल ये आई। तो ये जो बाद में मैंने डाटा लिखा, दिस इज ऑल एक्चुअल डाटा। एक्चुअल मीन जो हो चुका है, और ऊपर वाला जो डाटा था वो सारा बजटेड था, प्लान्ड था। तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि इस कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, क्या इस कंपनी ने जो सोचा था एज पर प्लान्ड, क्या ये सक्सेसफुल रहे हैं? जैसे रिजल्ट के बाद आपका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पास है या फेल है। तो प्लान्ड क्या था कि 50% नंबर लेने हैं, आपने तैयारी की नहीं की, पेपर दिया, रिजल्ट आया, आप पास हैं।
तो इट मींस आपने अच्छा परफॉर्म किया। आप फेल हो गए, आपने बुरा परफॉर्म किया। तो ये ऊपर वाली उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था जिसको बजटेड कह रहे हैं, और ये नीचे वाला उसकी एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं। तो अगर हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लें तो इस चीज को वेरिएंस कहते हैं। सो व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस इज द डिफरेंस between planned and actual results। प्लैंड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज वेरिएंस। अच्छा, अभी मैं आपके लेवल पे एक आसान सी एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करें हमारा स्टैंडर्ड था टू गेट 50% मार्क्स, ये स्टैंडर्ड था। एक्चुअल रिजल्ट्स, स्टूडेंट ए गॉट 60% मार्क्स, student B got 48% marks, student C got 50% marks। What was the standard? 50% marks लेने थे। तो जिसके 50 या 50 से ज्यादा आए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। वेरिएंस क्या होगा? अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस की डेफिनेशन मैंने ये लिखी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो मिस्टर ए का स्टैंडर्ड क्या था? 50, और उसने एक्चुअल क्या लिया? 60%। तो इट मींस 10% फेवरेबल। फेवरेबल मीन अच्छा हो गया कि उसने 10% एक्स्ट्रा नंबर लिए हैं। तो मिस्टर ए 10% फेवरेबल परफॉर्म करके गया। मिस्टर बी 50% मार्क्स लेने थे, एक्चुअल 48% आए, तो इसने 2% कम लिए, तो इसको अनफेवरेबल कहेंगे क्योंकि ये बुरा हो गया इस बेचारे के साथ। अनफेवरेबल और एडवर्स। अच्छा, मिस्टर सी स्टैंडर्ड वाज 50% and he got 50% marks, so there is no variance। तो उम्मीद है आपको वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब भी वेरिएंस लेना है किसी भी चीज का, हमें दो चीजों का डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। इस फार्मूला को एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल भी लिख सकते हैं। दोनों चीजों का बहरहाल डिफरेंस लेना होता है और सोचना होता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो जैसे नंबर हैं तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि अच्छा या बुरा कैसे पता चलेगा। आपने नंबरों की सिचुएशन में कैसे सोचा कि 50 नंबर लेने थे, मैंने 60 लिए, तो अच्छी बात है, ज्यादा लिए कॉमन सेंस यही कहती है कि ये अच्छी है, तो इसीलिए फेवरेबल हो गया। अब जिसने 48% नंबर लिए उसने 2% मार्क्स कम लिए, तो ये अच्छा नहीं हुआ, वो फेल हो चुका है, उसने अब दोबारा से अटेम्प्ट करनी है, तो ये एडवर्स वेरिएंस होगा। एडवर्स भी कह सकते हैं, अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। और जिसने 50 में से 50% लेने थे, स्टैंडर्ड वाज 50% एंड ही गॉट 50% मार्क्स, नो वेरिएंस। वो बिल्कुल अप टू द मार्क 50 नंबर ले गया है और वो पास है। उसके लिए कोई बहुत फेवरेबल कंडीशन भी नहीं है और एडवर्स भी नहीं है, उसका वेरिएंस 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने समझाया व्हाट इज द वेरिएंस। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स या स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। वेरिएंस कुड बी ईदर फेवरेबल और एडवर्स। फेवरेबल और एडवर्स हमेशा सिचुएशन में रहते हुए सोचेंगे कि फेवरेबल है या एडवर्स है। क्लियर जी? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर ये डाटा कहाँ से आया। ये डाटा मैंने सारा बेटा खुद सोचा है, ठीक है। ये सारी प्लानिंग मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ये 24 भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है। ये आपको पेपर में सवाल के अंदर सारा कुछ मौजूद होगा। आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं सवाल भी खुद ही बना लेता हूँ, तो मैं किसी किताब वगैरह से नहीं ले रहा। तो ये मैंने, आप समझे कि ये सवाल का डाटा है। अभी मैंने सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं किया, अभी मैं आपको डाटा समझा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डाटा भी दिया होता है सवाल में, एक्चुअल डाटा भी दिया होता है। तो ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल सारा कुछ आप समझें कि डाटा क्वेश्चन में गिवन था, मैंने सिर्फ आपके सामने लिखा है। जी, तो वेरिएंस क्लियर हो गया जी। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। वेरिएंस कुड बी ईदर फेवरेबल और एडवर्स। ये सामने लिखा हुआ है, अनफेवरेबल और एडवर्स। एक बच्चे ने कहा है सर आपने रिवर्स कौन सा कहा है। मैंने कोई रिवर्स नहीं कहा, आई एम सेइंग एडवर्स। ये लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अनफेवरेबल और एडवर्स। अनफेवरेबल का दूसरा नाम एडवर्स होता है, यानी जो चीज हमारे लिए सूटेबल ना हो। एडवर्स मीन बुरी पोजीशन, और फेवरेबल मीन जो हमारे लिए अच्छा हो। तो हम उसको उसी सिचुएशन में जानेंगे कि फेवरेबल है या एडवर्स है। ओके, अब देखें, वेरिएंस किस चीज का आएगा। हर उस चीज का वेरिएंस, बात गौर से सुनिएगा, वेरिएंस हर उस चीज का होगा जिसका स्टैंडर्ड बना था। अच्छा, स्टैंडर्ड किसका बना था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी बना था और रेट का भी बना था। यानी अगर मैं क्लॉथ की बात करूं तो मैंने ये कहा कि मेरी शर्ट 3 मीटर में होगी और कपड़े का रेट 10 रुपए मीटर होगा। तो इसका मतलब है मैंने दो चीज का स्टैंडर्ड बनाया ना, एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड बनाया और एक मैंने रेट का स्टैंडर्ड बनाया। तो इसका मतलब है मुझे दोनों को देखना है कि मेरी क्वांटिटी का कितना वेरिएंस आया है और मेरी प्राइस का कितना वेरिएंस आया है। वेरिएंस हमेशा हर उस चीज का आएगा जिसका आपने स्टैंडर्ड सेट किया। तो मटेरियल के केस में, क्लॉथ इज अ मटेरियल, मटेरियल के केस में हमने स्टैंडर्ड ये सेट किया था कि 3 मीटर में शर्ट बनेगी और उसका पर मीटर रेट 10 होगा और टोटल कॉस्ट 30 बनेगी। तो इसका मतलब है कि हमने क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रखा, हमने रेट का स्टैंडर्ड रखा। अब इन्हीं दो चीजों का वेरिएंस भी आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वेरिएंस हर उस चीज का कैलकुलेट होगा जिसका हमने स्टैंडर्ड बनाया। तो जिसका हमने स्टैंडर्ड बनाया, हमने हर उस चीज का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मटेरियल का यूजेज वेरिएंस और मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। मटेरियल के मैंने दो चीजों का स्टैंडर्ड बनाया, एक यूजेज। तो मटेरियल का वेरिएंस जो मुझे कैलकुलेट करना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये यूजेज के मुताबिक क्या डिफरेंस आया। और दूसरी चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज मटेरियल रेट वेरिएंस। रेट भी कह सकते हैं, प्राइस भी कह सकते हैं। अब वेरिएंस की डेफिनेशन मैं ये पढ़ चुका हूं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। अब बात गौर से सुनिएगा, दिस इज द यूजेज वेरिएंस। तो इसका मतलब है मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये मैंने जो एब्रीवेशन यूज की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट
मैं पूरा भी लिख देता हूं क्योंकि पहली दफा है तो आप तो अभी ये याद भी हो जाएगा। क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट। अब ये कोई नई चीज नहीं है, बस इसकी ट्रांसलेशन करनी है। जिस बच्चे को इंग्लिश से उर्दू बनानी आती है ना, उसे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कहता है कि एज पर स्टैंडर्ड मुझे कितनी क्वांटिटी यूज करनी थी एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो इसका फॉर्मूला बना पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी कि एक यूनिट के लिए कितनी क्वांटिटी लगानी थी इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक यूनिट पे 3 मीटर कपड़ा लगना था और आपने एक्चुअल आउटपुट की 1200 शर्ट्स की। तो इसका मतलब है 3600 मीटर क्लॉथ आपका यूज होना था। मुझे बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कि एज पर स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट को कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी। 1200 यूनिट आपने बनाए ना, और आपने कहा कि 3 मीटर में एक यूनिट तैयार होगा। तो इसका मतलब है वेरी सिंपल, 3600 मीटर आपकी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी। मेरे बच्चों यकीन कर लिया करें कि डाटा ये गिवन होगा, वेरिएंस आपने बस निकालने होंगे, एक्चुअल और स्टैंडर्ड डाटा गिवन होगा। माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, समझदार लगते हैं मुझे, क्योंकि आप 12वीं जमात के बाद इस क्लास पे पहुंचे हैं। तो डाटा हमेशा होगा तो सवाल हल होगा ना, तो डाटा होगा जी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जी। स्टैंडर्ड बिल्कुल प्लान है, तो हमने कहा प्लान के मुताबिक इतने नंबर लेने थे, 50 नंबर प्लान के मुताबिक लेने थे। आपने 60 ले लिए, आपने 48 ले लिए, तो यही तो वेरिएंस है ना। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने 3600 मीटर में 1200 शर्ट्स बनानी थी। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है। हमने इतनी क्वांटिटी में 1200 शर्ट्स तैयार करनी थी, तो ये 3600 आ गया जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल डाटा मुझे दिया हुआ है, मैंने कितना क्लॉथ यूज किया, 3500 मीटर। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी 3500 मीटर आई। तो ये वेरिएंस हुआ। अब ये वेरिएंस मीटर में बनेगा, क्योंकि ये चीज भी मीटर है, ये चीज भी मीटर है। अब मैनेजमेंट तो डॉलर में खेलती है, तो इस चीज को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो डॉलर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट क्या था, हमने क्या कहा था कि हमें कपड़ा कितने रुपए मीटर मिलेगा, 10 रुपए मीटर मिलेगा। तो इसको मैं 10 से जरब दे दूं तो ये डॉलर में आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आंसर आया, 100 इंटू 10 1000। मटीरियल यूजेज वेरिएंस, आई रिपीट, यूजेज वेरिएंस में यूजेज का डिफरेंस लेना है। और वेरिएंस में आपको समझा चुका हूं कि एक चीज स्टैंडर्ड होती है, एक चीज एक्चुअल होती है। अब ये यूजेज है तो एक चीज स्टैंडर्ड यूजेज होगा और एक एक्चुअल यूजेज होगा। किस चीज का, जिस चीज का वेरिएंस है। तो ये मटेरियल का वेरिएंस है, तो मटेरियल का स्टैंडर्ड यूजेज। एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट 3 मीटर में तैयार होना था और आपने 1200 यूनिट तैयार किए, तो एज पर स्टैंडर्ड 3600 मीटर क्लॉथ यूज होना चाहिए था। और आपने कितना यूज किया, 3500 इनटू स्टैंडर्ड रेट। किस चीज का रेट, जिस चीज का वेरिएंस है। मटेरियल का वेरिएंस है तो मटेरियल का रेट। तो ये 1000 आया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि
ये फेवरेबल है या एडवर्स है। अब ये डिसीजन कैसे होगा, बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि पहली चीज थी वेरिएंस निकालना। जैसे आपके सामने मैंने एक का वेरिएंस 10 आया, एक का 2 आया, एक का 0 आया। 10 वाले को मैंने फेवरेबल कहा, क्यों? क्योंकि उसने अच्छे नंबर लिए हैं। 2 वाले को मैंने एडवर्स कहा क्योंकि उसने 2% नंबर कम लिए हैं, और 0 वाला 0 है। अब इसी तरह ये जो 1000 है, ये 1000 भी क्या अच्छा है या बुरा है? आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, मुझे जवाब दें। आपके ख्याल में ये फेवरेबल है या एडवर्स है? जी शाबाश, मुझे आंसर आ रहे हैं, और बच्चे भी। जी ऑलमोस्ट 10-12 बच्चों ने जवाब दिया है। उनमें से 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने एडवर्स या अनफेवरेबल कहा है, बाकी सब ने फेवरेबल कहा है। तो एडवर्स वालों से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी लॉजिक मुझे बताएं कि आपको एडवर्स क्यों लगा। जिन्होंने एडवर्स जवाब दिया है, सिर्फ वो बच्चे अपने दिमाग को मेरे साथ शेयर करें कि किस चीज ने उन्हें मजबूर किया कि ये एडवर्स है। हो सकता है वो सही हो, मैं उनकी लॉजिक जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या लॉजिक है, किस चीज ने मजबूर किया कि ये एडवर्स है। ये कोई आंसर नहीं है कि प्लान 3600 था, एक्चुअल 3500, तो ये एडवर्स होगा। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये तो फिगर्स है ना, कुछ भी हो सकता है। प्लान से कम है तो एडवर्स है। क्या चीज कम है? अब देखिए, आपने रट्टा मार लिया। कैसे रट्टा मारा? जिन्होंने अब क्या है ना जी, प्लान से कम है इसलिए एडवर्स है, उन्होंने क्या रट्टा मारा है? उन्होंने कहा कि इधर ना ये जो मिस्टर बी था, इसने प्लान से कम नंबर लिए थे, तो ये एडवर्स हो गया। तो सर ने समझाया था ना उस सवाल में, ये वो बच्चे हैं जो पुराने सवालों को रिलेट करते हैं कि उस सवाल में ऐसे था तो इस सवाल में भी ऐसा ही है। यार ये नंबर हैं, ये मार्क्स थे। मैंने आपको बोला कि फेवरेबल और एडवर्स हमेशा उस सिचुएशन में खड़े होके सोचेंगे कि ये फेवरेबल है या नहीं है। आपने 1200 शर्ट्स के लिए 3600 मीटर कपड़ा यूज करना था। आपने 1200 शर्ट्स के लिए 3500 मीटर कपड़ा यूज किया। जरा सोचें, दिमाग से सोचें कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। 1200 शर्ट्स बनानी थी 3600 मीटर कपड़े से, आपने 1200 ही बनाई हैं, लेकिन आपने 3500 मीटर से बना ली हैं। क्या कहता है दिमाग कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने एडवर्स बोला था वो। तो अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, तो आप समझदार हैं कि फेवरेबल होता है। अगर कोई चीज अच्छी हो तो क्या होती है? फेवरेबल होती है। कभी भी पिछले सवाल के साथ, पिछली सिचुएशन के साथ लिंक नहीं करना। शाबाश। 100 मीटर क्लॉथ हमने सेव किया, बचत की। बचत करना अच्छी बात होती है। कभी किसी की अम्मी ने ये नहीं कहा कि तुम बचत करते हो, बहुत बुरी बात है। ठीक है, ओके।
अभी तो ये पहला एक छोटा सा था, तो आपको ऑलमोस्ट 90% चीजें कवर हो गई हैं। तो यहां पे फिर क्या डिसीजन हुआ, दिस इज 1000 फेवरेबल। तो ये फेवरेबल लिख दें जस्ट, या पूरा भी लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज एफ बी फेवरेबल होगा। और एडवर्स के लिए ए लिख देंगे। अनफेवरेबल यू एफ बी लिख सकते हैं, एडवर्स या अनफेवरेबल। अच्छा, अब ना आपने लर्न क्या किया, आपने सबसे पहले ये चीज देखी कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। जी कैसे बनेगा, सुन ले लॉजिक। जी जो नाम है ना, जैसे क्या नाम है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो यूजेज को ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस में लेना है। तो एक यूजेज स्टैंडर्ड वाला, एक एक्चुअल वाला, और बाहर रेट चाहिए तो रेट स्टैंडर्ड वाला। अब हमने बनाना है अगला फार्मूला। अब देखिएगा कुछ लोगों को फार्मूले की सेंस समझ आ जाएगी। अब वेरिएंस है रेट वेरिएंस, तो इसका मतलब है वेरिएंस होता है दो चीजों का डिफरेंस। तो एक तो हो गया स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस वेरिएंस होता है ना, तो रेट वेरिएंस है, तो एक चीज होगी स्टैंडर्ड रेट और एक चीज हो गई एक्चुअल रेट। और ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी आएगी अब, तो यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। कभी भी दोनों चीजें डॉलर नहीं हो सकती। मसलन कुछ बच्चे गलती से यहां भी अगर डॉलर लिख दें, तो देखें ये है ना, ये भी डॉलर है, तो अगर बाहर भी आंसर में डॉलर स्क्वायर बनेगा। क्या डॉलर स्क्वायर कोई करेंसी होती है? तो आपने फौरन समझ जाना है कि जब ब्रैकेट के अंदर डॉलर है तो बाहर डॉलर कभी नहीं आएगा। अब ऊपर देखिएगा, ऊपर यहां पे मीटर था, तो बाहर डॉलर आया, तो तभी आंसर डॉलर में बना। तो आपने ये याद रखना है कि वेरिएंस का अल्टीमेट आंसर डॉलर में आना है, तो कभी भी दो दफा डॉलर नहीं आएगा। तो ब्रैकेट के अगर ब्रैकेट के अंदर डॉलर्स हैं तो बाहर डॉलर नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है तो फिर अंडरस्टूड है बाहर डॉलर आएगा। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस ले लें तो वो रेट वेरिएंस हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि मटेरियल $10 का 1 मीटर आएगा। एक्चुअल कितने पे आया जरा देखिएगा। अगर आप एक्चुअल रेट देखना चाहें तो $42,000 कॉस्ट आई है 3500 मीटर की। तो क्या बना पर मीटर रेट, 42,000 डिवाइडेड बाय 3500, तो रेट आया 12। तो इसका मतलब है एक्चुअल रेट 12 हुआ। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 3500। तो इसको सॉल्व करें, ये बना -$2 इंटू 3500, तो ये हो गया $7,000। माइनस को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन माइनस लिख भी ले तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप ये समझें कि 7,000 है, क्योंकि प्लस माइनस तो मैथ की वजह से है ना, फार्मूला एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर दें तो जो चीज माइनस थी वो प्लस में हो जाएगी, तो माइनस मैटर नहीं करता जी। तो 7,000 आंसर आया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है। 7,000 जो आंसर आया, ये आंसर फेवरेबल है या एडवर्स है। अब अगेन पहली ट्राई आप करेंगे। जी शाबाश। वेरी गुड। सारे बच्चों ने जिन्होंने भी जवाब दिया है सब ने एडवर्स का है, वेल डन। इसका मतलब है आपको आइडिया क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें कपड़ा 10 रुपए मीटर में मिलना था, लेकिन हमें 12 रुपए में मिला, तो हमारी कॉस्ट बढ़ी, तो जो कि एडवर्स है।
शाबाश। तो हमने ये देखा, इस सवाल में हमने ये देखा कि मटेरियल का यूजेज वेरिएंस 1000 फेवरेबल था और रेट वेरिएंस 7000 एडवर्स था। तो अब मैं आपको टोटल मटेरियल वेरिएंस बता, वेरिएंस कितना आया। तो टोटल मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल रेट वेरिएंस, दोनों को प्लस कर लें। अब यूजेज वेरिएंस कितना है, 1000 फेवरेबल प्लस 7000 एडवर्स। तो बताइए आंसर क्या आएगा। यूजेज वेरिएंस 1000 फेवरेबल और रेट वेरिएंस 7000 एडवर्स। जी शाबाश, आंसर आप बता रहे हैं मुझे। ये फेवरेबल और एडवर्स ऑपोजिट साइन है, तो ये आपस में लेस हो जाएंगे। बेशक इनके दरमियान जमा का निशान है, लेकिन फेवरेबल और एडवर्स एक दूसरे से उल्ट पोजीशन होती है आपस में, वो वैसे ही है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपस में नेट हो जाएंगे। लेकिन साइन किसका कैरी करेंगे, जो बड़ी रकम है। सो द आंसर इज 6000 एडवर्स। क्लियर है जी। अच्छा, इसी वेरिएंस को निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ऑल्टरनेट। आपने ये कहा कि एज पर स्टैंडर्ड आपकी शर्ट कितने पे बननी थी। आपने कहा जी 3 मीटर कपड़ा चाहिए था, 10 रुपए मीटर रेट था, यानी 30 की एक शर्ट तैयार होनी थी, और आपने 1200 शर्ट्स तैयार की। तो इसका मतलब है कि आपका कितना पैसा लग जाना चाहिए था, 36,000। और आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो आई क्वेश्चन में दी हुई है वो है 42,000। अब इनका आप डिफरेंस लें तो ये वेरिएंस आ जाएगा, और ये कितना डिफरेंस आया, 6,000। और ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया तो 6,000 एडवर्स आया। तो देखें, हमने यूजेज और मटेरियल रेट दोनों को जब नेट किया तो वो भी 6,000 है, और जब हमने टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो भी 6,000 है। तो अब ये जो वेरिएंस आया उसे कहेंगे टोटल मटेरियल वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो अगर उसने आपको क्वेश्चन में टोटल मटेरियल वेरिएंस का कहा है तो आप सिंपल ये शॉर्ट वाला तरीका यूज कर लें, और अगर उसने मटेरियल यूजेज और रेट दे दिया और फिर क्या टोटल वेरिएंस निकाल लो, तो फिर आप दोनों को ऐड कर लेंगे। तो बताएं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हमने मटेरियल को ए टू जी एनालाइज कर लिया है कि मटेरियल में यूजेज का कितना मसला था, रेट का कितना मसला था। तो देखें, हमारी फैक्ट्री में हमारी लेबर बड़ी स्किल्ड है, उसने हमारा 1000 रुपया बचाया है। टेलर चाहे तो कम कपड़े में भी शर्ट तैयार कर देता है ना, तो उसने बड़ी एफिशिएंसी से काम दिखाया, उसने, वो एक्सपर्ट था। लेकिन जिस बंदे ने मटेरियल खरीदा है ना, उसने महंगा खरीदा है। तो रेट वेरिएंस प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी है। प्रोक्योरमेंट वाले देखेंगे कि हमने कितने का खरीदना था, हमें महंगा क्यों मिला। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से रेट बढ़ गए हों, बाहर से शिपमेंट नहीं आ रही, तो हम इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे कि क्यों ऐसे डिफरेंस आ रहा है। फेवरेबल है तो क्यों फेवरेबल है, एडवर्स है तो क्यों एडवर्स है। तो हमने अब इसको एनालाइज किया कि एज फार एज यूजेज इज कंसर्न दिस इज 1000 फेवरेबल, एंड एज फार एज द रेट इज कंसर्न दिस इज 7000 एडवर्स, एंड इन टोटल दिस इज 6000 एडवर्स। क्लियर है जी।
तो ये मटेरियल का वेरिएंस समझ आ गया सबको? बच्चों आप फिर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों जैसी बातें करते हैं। ये ऑल्टरनेट वाला सही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पेपर में अगर उसने यूजेज वेरिएंस पूछ लिया तो आपको यूजेज ही निकालना है, आपको इस यूजेज निकालने के नंबर मिलने हैं। तो आपने सीखना सारा ही है, आपने अच्छा बुरा नहीं ढूंढना इनमें कि मेथड कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। वो तो आपको मैंने तरीका बताया है कि अगर टोटल वेरिएंस निकालना है तो जरूरी नहीं है कि दो वेरिएंस निकालने, तो टोटल के लिए डायरेक्ट निकाल लो। लेकिन अगर उसने यूजेज वेरिएंस कहा तो आपको यूजेज ही निकालना है, तो फिर आपने पहले वाला फार्मूला यूज करना है। और रेट वेरिएंस कहेगा तो रेट वेरिएंस। ओके जी, अब आप करें ब्रेक, 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं, अगले वेरिएंस पे जाएंगे, लेबर पे। क्योंकि आप समझे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, अब आपको सारे वेरिएंस आ चुके हैं।
जी स्टार्ट करते हैं जी दोबारा। मटेरियल वेरिएंस को हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टैंडर्ड में अगली चीज देखते हैं कि अगली चीज क्या थी। लेबर थी अगली चीज। लेबर के भी दो स्टैंडर्ड बने थे, आवर्स का और रेट का। हमने कहा था कि हमारा प्रोडक्ट 2 घंटे लेबर के लेगा और लेबर को हम पे करेंगे $8 पर आवर के हिसाब से, तो हमारी जो कॉस्ट बनेगी लेबर की वो $16 होगी। तो अब हम लेबर की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। तो लेबर में भी दो चीजें आई, एक आवर्स और एक रेट। जिस तरह मटेरियल में दो चीजें थी, एक लेबर क्वांटिटी का वेरिएंस होगा, उसको नाम दिया जाता है जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर का पहला वेरिएंस है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी इसलिए कहते हैं कि आवर्स जो हैं वो एफिशिएंसी से रिलेट है ना, कि कितने टाइम में काम करना चाहिए था, कितने टाइम में काम हुआ। तो जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका अब हमने फॉर्मूला बनाना है। तो उसी तरह स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है कि एज पर स्टैंडर्ड हमारी कितने एक्चुअल एज पर स्टैंडर्ड हमारे कितने आवर्स लगने चाहिए थे। तो इसका फार्मूला उसी लॉजिक से पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम कि एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट पे कितना टाइम लगना चाहिए एक्चुअल आउटपुट। सो इन दिस क्वेश्चन पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम इज 2 hours and actual output is 1200 units. It means 2400 hours is the standard hours for actual output. And what is the actual hours? क्वेश्चन देखें तो एक्चुअल डाटा में उसके एक्चुअल आवर्स बताए होंगे। ये है एक्चुअल आवर्स 2640। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स हमने लिखे 2640 और अब ब्रैकेट के अंदर आवर्स हैं तो वेरिएंस डॉलर में आना है, तो जाहिर बात है बाहर रेट आएगा और ब्रैकेट के बाहर जब भी रेट आना है तो वो कौन सा रेट आना है, स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल का हो लेबर का हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर रेट चाहिए तो वो रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट होगा। और स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर वाज $8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -240 मल्टीप्लाइड बाय 8। आंसर इज 1920। दिस इज द वेरिएंस कि 240 आवर्स का डिफरेंस था और पर आवर $8 देने पड़े, तो टोटल वेरिएंस जो बना वो 1920 का था। अब ये डिसाइड करना है कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है, तो अगेन आपने बताना है। शाबाश हसन, काशिफ, ठीक है, शाबाश। आप मुझे बस ए और एफ भी लिख दिया करें तो मुझे समझ आ जाएगी, ठीक है। बेशक पूरा वर्ड टाइप ना किया करें। जी शाबाश, एडवर्स जी, वेरी गुड। कैसे पता चला कि हमने 1200 शर्ट्स या 1200 यूनिट 2400 घंटों में बनाने थे, हमारी लेबर बड़ी सुस्त निकली, उसने ज्यादा टाइम लिया। दिस इज एडवर्स वेरिएंस। वेरी गुड जी। अब ये एडवर्स और फेवरेबल तो सबको क्लियर हो गया है क्योंकि कोई भी गलत आंसर, सबने मुझे सही बताया जी। एफिशिएंसी वेरिएंस को एक दफा रिपीट करता हूँ। एफिशिएंसी में हमने यूजेज देखना है, किसका यूजेज, लेबर का यूजेज। तो लेबर के आवर्स होते हैं तो इसलिए फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर्स वर्क दिए हुए थे, स्टैंडर्ड आवर्स हमने खुद बना लिए, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था। तो ये लेबर का पहला वेरिएंस आ गया।
लेबर का दूसरा वेरिएंस है लेबर रेट वेरिएंस। जिस तरह मटेरियल का दूसरा वेरिएंस भी रेट वेरिएंस था, तो लेबर का वेरिएंस भी लेबर रेट वेरिएंस है। अब लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बनाना है, जरा सोचें क्या फॉर्मूला बनेगा। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो रेट वेरिएंस है तो ये रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो ब्रैकेट के अंदर डॉलर आ गया। अब बाहर क्वांटिटी चाहिए, जब भी क्वांटिटी चाहिए तो हमेशा एक्चुअल होगी, तो ये एक्चुअल आवर्स पेड आएगा। अब लेबर का स्टैंडर्ड रेट हमने सोचा हुआ था सवाल में कि एज पर स्टैंडर्ड हम $8 पे करेंगे। एक्चुअल कितना पे किया, तो एक्चुअल डाटा पे चलते हैं। ये एक्चुअल था, एक्चुअल जो है वो 26400 कॉस्ट आई है और 2640 आवर्स थे, तो क्या रेट निकला $10। तो लेबर का रेट जो है एक्चुअल में आया $10 इनटू आवर्स पेड, तो वो 2640 ही है। तो ये आंसर आ गया -2 मल्टीप्लाइड बाय 2640, 580। अब ये डिसाइड करने कि ये फेवर वर्ड्स है। जी शाबाश, एडवर्स है जी। क्यों एडवर्स है? क्योंकि हमने लेबर हायर करनी थी $8 वाली, हमने 10 वाली हायर की हुई है, तो ये एडवर्स वेरिएंस है। तो लेबर का टोटल वेरिएंस अगर बनाना हो, टोटल लेबर वेरिएंस, तो उसका फॉर्मूला एक तो सिंपल होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्वेश्चन में कितना आया? एफिशिएंसी वेरिएंस जो है उसका हमने आंसर अभी यहां पे निकाला था, 1920 एडवर्स प्लस 5280 एडवर्स, तो ये एडवर्स एडवर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटल हो गया जी 7200 एडवर्स। और इसका भी ऑल्टरनेट बिल्कुल उसी लॉजिक के तहत जो हमने पहले किया था कि एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं लगनी थी। एज पर स्टैंडर्ड हमने एक यूनिट $8 वाली लेबर से बनवाना था 2 घंटों में, यानी $16 कॉस्ट आनी थी। तो 1200 यूनिट पे हमारी कॉस्ट कितनी लगनी थी? 19,200। और हमारी एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी आई? वो क्वेश्चन में दी हुई है 26,400। इनका डिफरेंस ले लें तो ये टोटल लेबर वेरिएंस आ जाएगा, तो वो 7200 ही होगा। और एक्चुअल क्योंकि ज्यादा है तो ये एडवर्स है, आप डिफरेंस लेके देख लें, 7200 ही होगा, तो वो टैली है इस आंसर के साथ। तो टोटल वेरिएंस चाहिए तो हमारी मर्जी है, हम एफिशिएंसी से फाइंड कर लें या रेट वेरिएंस से फाइंड कर लें, या ये ऑल्टरनेट वे से एक ही स्टेप में टोटल वेरिएंस फाइंड कर लें। अच्छा, किसी को याद है कि जब हमने लेबर का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आवर्स पेड आर इक्वल टू आवर्स वर्कड। क्या ये हमेशा दोनों बराबर ही होते थे या कोई ऐसी सिचुएशन होती थी कि जहां पे आवर्स पेड और वर्कड बराबर ना हो? किसी को याद है?
जी शाबाश शाबाश। आइडल टाइम का फर्क होता था। तो इसका मतलब है कि आवर्स वर्कड प्लस आइडल आवर्स, ये दोनों बराबर होते थे आवर्स पेड के। तो अब अगर आप फार्मूला देखें, जब मैंने रेट वेरिएंस निकाला तो मैंने वर्ड यूज किया आवर्स पेड का, और जब मैंने एफिशिएंसी फाइंड की तो मैंने वर्ड यूज किया आवर्स वर्कड का। इसका मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में आवर्स पेड और आवर्स वर्कड डिफरेंट हुए, इस सवाल में तो फील ही नहीं ना हुआ, क्योंकि आवर्स थे ही 2640, तो पेड भी उतने थे, वर्कड भी उतने थे, तो दोनों पे 2640 आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आवर्स पेड और वर्कड बराबर ना हो, तो फिर उस सूरत में लेबर का एक और वेरिएंस आता है, उस वेरिएंस का नाम होता है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस जो इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इस सवाल में तो दोनों बराबर हैं, हमारे आवर्स पेड और वर्कड बराबर हैं, तो यहां तो आइडल आवर्स 0 हो गए और स्टैंडर्ड आवर्स रेट 8 था, तो वेरिएंस 0 आया। लेकिन अगर आइडल आवर्स होते, आइडल आवर्स का कैसे पता चलता, वो क्वेश्चन में लिख देता कि आर 2640 है बट आवर्स 2600 है, तो फिर 40 का आइडल टाइम आ जाना था। तो पहले आइडल आवर्स होने पड़ेंगे कि क्वेश्चन में आइडल आवर्स हैं, अगर हो तो लेबर का फिर 3 वेरिएंस निकालें आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा, आइडल टाइम वेरिएंस सपोज करते हैं कि कुछ था, तो वो फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? आइडल टाइम वेरिएबल होगा या एडवर्स होगा, क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। जी, अभी आप जिस लेवल पे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटिंग में, यहाँ पे हमारी अजम्पशन है कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हम आइडल टाइम का क्वेश्चन नहीं रखते, यानी हम प्लानिंग के अंदर आइडल टाइम को शामिल नहीं करते। तो इस लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि आइडल टाइम इज ऑलवेज एन एडवर्स वेरिएंस। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, अगले सेमेस्टर में जाएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वेरिएंस पढ़ेंगे, तो वहां पे आप जाके देखेंगे कि जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हम आइडल टाइम का बजट भी बनाते हैं, तो फिर वहां पे जाके आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने अपने लेवल पे, अभी हमारी अजम्पशन है कि जब हम बजट सेट कर रहे हैं तो बजट के अंदर हम आइडल टाइम को इग्नोर कर रहे हैं, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे आवर्स पेड और वर्कड हमेशा बराबर होंगे, लेकिन एक्चुअल अगर आइडल टाइम हुआ तो वर्स को शो करेगा। तो एट दिस लेवल से दैट आइडल टाइम इज ऑलवेज एन एडवर्स वेरिएंस। तो इस सूरत में फिर आप एडवर्स वेरिएंस कहेंगे कि आइडल टाइम का वेरिएंस जो होगा वो एडवर्स है। ठीक है जी, तो आइडल टाइम वेरिएंस अगर हुआ तो वो एडवर्स वेरिएंस हुआ करेगा। जी, मटेरियल लेबर के वेरिएंसेस मैंने आपको करवा दिए। अभी अगली चीज क्या आ रही है, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड का भी स्टैंडर्ड बना था, बिल्कुल बना था। ये देख, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। वेरिएबल ओवरहेड्स जब मैंने बजट बनाया तो मैंने कहा 2 घंटे लगेंगे वेरिएबल ओवरहेड के, और वेरिएबल ओवरहेड का रेट होगा 2 और कॉस्ट बनेगी $4, जबकि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की ये कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, एक्चुअल के आर्स नहीं दिए हुए डाटा में, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड के सामने आर्स नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? उसकी लॉजिक ये है कि ओवरहेड्स दोनों लेबर की बेस पे एब्जॉर्ब हुए हैं, क्योंकि जितने लेबर के आर्स हैं उतने उतने ओवरहेड के आर्स लिखे हैं, तो इसका मतलब है लेबर की बेस पे एब्जॉर्प्शन हुई है। तो यहाँ पे भी इनके आर्स वही लेबर वाले ट्रीट होंगे, 2640।
ठीक है जी। तो लेबर के आवर्स दिए नहीं होते, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स वो नॉर्मली क्वेश्चन में देता नहीं है, तो हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट चार्ट देखेंगे कि लेबर की बेस पे है तो जो लेबर आवर्स है वो देगा, वो ही आपने लेने हैं। अगर अदर देन लेबर आवर्स हुए, मशीन आवर्स हुए, तो फिर वो फिर लिख देगा क्वेश्चन में कि मशीन आवर्स इतने हैं, उसकी बेस पे ओवरहेड अब्सॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन अगर लेबर आवर्स हुए तो फिर वो नहीं देता, फिर वो लेबर के आवर्स भी आपने यहां पे भी यूज करने। ओके जी। अब वेरिएबल ओवरहेड के भी दो चीजों का स्टैंडर्ड बना था, एक आवर्स का, एक रेट का। तो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस जो हैं वो भी दो हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। पहला है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी आवर्स से होता है, तो ये तो अगेन वही लॉजिक हो गई, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ब्रैकेट के बाहर रेट आना है, तो रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट आएगा। एज पर स्टैंडर्ड हमने 2 घंटे में 1 यूनिट बनाना था, तो हमने 2400 घंटे में 1200 यूनिट बनाने थे और एक्चुअल हुए 2640। अब स्टैंडर्ड रेट चाहिए, किसका स्टैंडर्ड रेट? जिस चीज का वेरिएंस है। तो वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट 2 था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 240 इंटू 2, तो 480। अब ये बता दें कि ये एडवर्स है या फेवरेबल है। जी शाबाश, एडवर्स वेरिएंस है। एक स्टूडेंट के अगर आइडल टाइम का आंसर 0 है तो फिर वो फेवरेबल है या एडवर्स है? तो 0 के साथ तो फेवरेबल एडवर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 होता है जी। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी समझ आ गया, सेम टू सेम लेबर एफिशिएंसी है, और लेबर एफिशिएंसी में आवर्स आए थे। बस फर्क इतना है कि लेबर एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड रेट लेबर का था, और वो वेरी लॉजिकल है कि लेबर का वेरिएंस है तो रेट लेबर का लेना है, ओवरहेड का वेरिएंस है तो रेट ओवरहेड का लेना है। सेकंड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर खर्चे को कहते हैं। तो ये जस्ट लाइक रेट वेरिएंस ही है, रेट भी कह सकते हैं, लेकिन किताब के अंदर जो वर्ड यूज किया होगा वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये जस्ट लाइक रेट वेरिएंस ही है। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और अब ब्रैकेट के बाहर आर्स आने हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल आर्स आएंगे, लेकिन कौन से वाले? वर्कड वाले। अब वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट कितना है? 2। एक्चुअल रेट निकाल लेते हैं, ये एक्चुअल डाटा था, एक्चुअल डाटा ये है। तो यहां से अगर मैं रेट निकालना चाहूं तो 2640 से डिवाइड करूं तो इसका एक्चुअल रेट क्या आ जाएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 2640, तो ये आया जी 7.5757, 7.5757। तो यहाँ पे 7.5757 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड वो 2640 ही हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2640 से, तो ये आ गया 14720 डॉलर, 14720। अब ये एडवर्स वेरिएंस है या फेवरेबल? एक्चुअल रेट ज्यादा है तो ये एडवर्स वेरिएंस। अब टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस अगर निकालना है तो इन दोनों वेरिएंसों को जमा कर लें,
480 भी एडवर्स है और ये 14720 भी एडवर्स है। तो 480 जब इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा 15,200 एडवर्स। और अगेन इसका भी ऑल्टरनेट वे उसी तरह ही है। क्या है कि एज पर स्टैंडर्ड हमारी जो कॉस्ट लगनी थी वो लगनी थी 2 घंटे थे और $2 रेट था और हमने 1200 यूनिट बनाए। तो इसका मतलब है कि 1200 ज़रब 4 4800 कॉस्ट लगनी थी और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी 20,000 की। तो इसका जब डिफरेंस लेंगे तो वो 15,200 होगा और एक्चुअल क्योंकि ज़्यादा है तो वो एडवर्स होगा। अच्छा, ओवरहेड्स के अंदर आइडल टाइम वेरिएंस नहीं आता क्योंकि लेबर में तो हो सकता है कि लेबर मौजूद हो, काम ना कर रही हो, उसे पे करते हैं। लेकिन जब काम लेबर नहीं करती ना तो आइडल टाइम के अंदर ओवरहेड्स इंकर नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने जब ओवरहेड का वेरिएंस लिखा तो मैंने यहां भी आवर्स वर्कड लिखे हैं और यहां भी आवर्स वर्कड लिखे हैं। मैंने आवर्स वर्कड और आवर्स पेड नहीं लिए, जबकि मैंने लेबर में जब रेट वेरिएंस निकाला था तो मैंने आवर्स पेड लिखे और जब मैंने लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला तो आवर्स वर्क लिखे, क्योंकि लेबर में तो पेमेंट होती है आइडल टाइम की वजह से, तो रेट वेरिएंस तो पेड पे आएगा। लेकिन ओवरहेड्स के अंदर आइडल टाइम के अंदर ओवरहेड्स इंकर नहीं होते, इसलिए ओवरहेड्स के दोनों फार्मूला में आवर्स वर्कड यूज हुआ है। जी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछें। जो आपने एक सवाल पूछा है कि एक्चुअल आवर्स वर्कड क्यों लिए, वो मैंने बता दिया कि ओवरहेड्स आइडल टाइम के अंदर इंकर नहीं होते। जब वर्कर आइडल हैं तो ओवरहेड्स स्टॉप हो जाते हैं, कोई खर्चा नहीं हो रहा होता। तो इसलिए ओवरहेड के रेट वेरिएंस में हमने आवर्स वर्कड ही लिए। हम क्या क्या कर चुके हैं? हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट सीखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, वेरिएंस सीखा कि वेरिएंस क्या होता है। फिर हमने मटेरियल के वेरिएंस फाइंड करना सीखे, लेबर के वेरिएंस फाइंड करना सीखे, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस फाइंड करना सीखे। जी, ये जो प्लस माइनस है वो कोई मसला नहीं है, आपको बस लॉजिकली पता होना चाहिए कि आंसर माइनस में आएगा। जो पेपर में ऑप्शन आती है ना वो 15,200 एडवर्स होगा या 15,200 फेवरेबल होगा, तो आपने बस उस हिसाब से देख लेना है। पेपर में वो माइनस प्लस की साइन यूज नहीं होते और हम प्रैक्टिकली भी नहीं कर रहे होते। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि यहाँ क्योंकि माइनस आ जाता है तो मैं माइनस साइन लिख देता हूँ, और इसको भी क्यों लिखता हूं वो भी किसी दिन बताऊंगा, उसकी जरूरत पेश आएगी तो वो मैं तब बता दूंगा। अभी आप जस्ट माइनस का साइन कैलकुलेशन में लिख लेते हैं, लेकिन जब मैं उसे आगे लेके जाता हूं तो आपने देखा होगा मैं आगे माइनस का साइन नहीं लेके जाता, मैं उसका फेवरेबल या एडवर्स का साइन लेके जाता हूं। लेकिन जब मैं आंसर निकाल रहा हूं मैं आंसर की हद तक माइनस साइन लिखता हूं, तो आप भी आंसर की हद तक माइनस साइन लिखने की आदत डाल लें। लेकिन जब हम टोटल में लेके जा रहे हैं तो हमने 480 को भी 480 लिखा, 14,700 को भी 14,700 ही लिखा, माइनस में नहीं लिखा। हमने उनका साइन कैरी किया, एडवर्स था तो दोनों एडवर्स एडवर्स ऐड हो गए और आंसर भी एडवर्स बन गया। जी, यहाँ तक ओके है, कोई इशू तो नहीं है? जी, लेबर वेरिएंस वाली स्क्रीन ये आपके सामने है।
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, रेट वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। अब आपने आज काम क्या करना है, अपनी होम असाइनमेंट लिख लें। आपने अब घर से जो काम करना है वो आपने, ये जो आपकी बुक का चैप्टर है ना, कैपलान वाली जो बुक है, चैप्टर नंबर 15 बनेगा उसमें। चैप्टर नंबर 15, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसका नाम है। जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है ना, सिर्फ वो पढ़नी है। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई उसे नहीं पढ़ना। लाइक आप बुक खोलेंगे तो पहले दूसरे सफे पे आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, तो वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ना अभी। जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपने वो पढ़ना है। स्टैंडर्ड क्या होता है वो पढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है वो पढ़ा दी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है वो पढ़ा दिया है। जो जो पढ़ाया है ना वो पढ़ना है सिर्फ। इलस्ट्रेशन 1 करनी है आपने। पहली इलस्ट्रेशन में वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनवाता है, और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 भी वही है। तो ये काम करना है आपने। उसके बाद ने सेल्स के वेरिएंस पहले दिए हैं, मैंने आपको सेल्स के वेरिएंस नहीं कराए, छोड़ देना उसे। मैंने आपको मटीरियल का वेरिएंस कराया, लेबर का वेरिएंस कराया, वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस कराया। तो इन तीनों वेरिएंसेस से रिलेटेड जितनी इलस्ट्रेशंस हैं, जितनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये आपने करनी है और आपसे होंगी। और illustrations and test your understandings related to material, labor and variable overhead variances। मटेरियल से रिलेटेड दो इलस्ट्रेशन उसने दी है, दोनों लेबर से रिलेटेड दी हुई, दोनों करनी है। वेरिएंस से रिलेटेड, वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड ये करनी है। आपको आज का लेक्चर अगर समझ आ गया है, फार्मूला की लॉजिक समझ आ गई है, तो ये सारा कुछ आपसे पहली पहली अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो ये आपने करना है जी। मैं बस आपको आज और कुछ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेरा जो आज का स्टैंडर्ड था वो मैं अचीव कर चुका हूँ। मैंने आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देनी थी। आज स्टैंडर्ड क्या है, वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल का वेरिएंस क्या है, लेबर का वेरिएंस क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस क्या है। तो मैं एज पर माय ओन स्टैंडर्ड मैं वो, और मैं अब आपको आज कुछ और नहीं पढ़ा रहा, इतना ही करना था आपने। अब ये इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स सारी करनी है। ये टोटल 8-9 सवाल बनेंगे, तो ये आपने करने हैं और आपसे हो जाएंगे। वेरी सिंपल है। अच्छा, बुक में सोल्यूशन का तरीका कुछ और होगा, आपने उसके तरीके से नहीं घबराना। मैंने आपको जिस लॉजिक से चीजें बताई हैं आप उस लॉजिक से कीजिएगा, टाइम भी सेव होगा, स्पेस भी बचेगी। हम तो फार्मूला यूज कर रहे हैं, वो एक ही लाइन में सोल्यूशन हो जाता है, तो हम पेपर भी बचा रहे हैं और अपना। इसलिए आपने ये सारा जो काम है या आपने खुद से करना है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि तक आपका, तो पूछ लें। पीडीएफ मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू मदिया।
एक बच्चे ने सवाल पूछा है, आइडल टाइम को किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह ट्रीट करना चाहिए। आइडल टाइम सबसे पहले होगा कब, जब आवर्स पे आवर्स वर्क बराबर नहीं होंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो आइडल टाइम होगा। तो जब आइडल टाइम आएगा तो लेबर का वेरिएंस, एक तीसरा वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, उसका नाम है आइडल टाइम वेरिएंस, और उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो वो जितने आइडल आवर्स होंगे, अगर 10 होते तो 10 को 8 से ज़रब देते तो 80 जवाब आ जाना था, और वो एडवर्स वेरिएंस होना था। तो ऐसे ट्रीट करना है जी आइडल आवर्स को। अच्छा, ये टॉपिक आपको मजे का लगा होगा, लेकिन अगर आप किसी सीनियर से पूछेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि दो ही टॉपिक मुश्किल है, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आप जो कहता हूँ ना कि घबराना नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप जो जो बताया जा रहा है उसको आप समझते जाएं, हर चीज लॉजिक के साथ आपको बताई जाती है, तो उसको याद रखें। बस आप अगर उसे 1 से 2 दफा रिवाइज कर लेना तो वो आपको ऑटो याद है। इतना मुझे पता है कि जितनी डिस्कशन और जितनी मैं इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो सिर्फ आप 1 से 2 दफा उसे रिवाइज कर दें तो आप। ये जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है ना, ये सारी बहुत आसान है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो। बस होता ये है कि हमारे जो इनटेक होती है ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने शार्प नहीं होते, वो उनको रट्टा सिस्टम से आए होते हैं, मोस्टली मेजॉरिटी मैट्रिक इंटर से आते हैं, तो वो रट्टा लगाने की आदत होती है, तो वो हर चीज़ को रटते हैं नंबरों के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक होते हैं। तो अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी है, किताब पढ़ना जानते हैं, तो सीएम में सीए कोई भी क्वालिफिकेशन हो, दे आर ऑल वेरी इजी क्वालिफिकेशंस, और कोई बंदा फेल ना हो अगर वो तैयारी करके पेपर दे। हसन, सारे टॉपिक्स ही सिंपल हैं, इवन जो अभी आपने अगले स्टेजेस पे जाके पढ़ने हैं वो भी सारे सिंपल ही हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की हुई है। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जो इंसानी दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से समझ आ सकती हैं, बस कोई समझने वाला हो। अच्छा, रिवीजन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा किया करें कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े ना, आपने उसका कोई रजिस्टर बनाया है। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ना अपने रजिस्टर से तस्वीरें भेज रहे होते हैं। तो अगर आपने भी अपना कोई रजिस्टर बनाया हुआ है, तो आप उस रजिस्टर से ना सबसे पहले टॉपिक को उसी सीक्वेंस से रिवाइज करें जिस सीक्वेंस से आपको पढ़ाया गया। तो उसी रजिस्टर से रिवाइज करें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को दोबारा करें। जिन लोगों के पास फिजिकल किट्स हैं, वो कभी भी किट में क्वेश्चन को अंडरलाइन ना करें, सॉल्यूशन ना करें। जिनके पास सॉफ्ट में है, उन्होंने भी डेफिनेटली हाईलाइट नहीं किया होगा। तो हमेशा किट को ना साफ सुथरा रखें। उससे होगा क्या कि अगर आपने हाईलाइट कर लिया ना, तो आपको हर चीज पहले से ही नजर आ जाएगी कि इसमें ये मसला है, इसमें ये है, इसमें ये ट्रिक है। तो आपने कभी किताब के ऊपर या किट के ऊपर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करना, आपने उसे हमेशा अनसीन की तरह ट्रीट करना है।
तो आपके माइंड को बताना चाहिए कि इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। तो जिस सीक्वेंस से आपने पढ़ा है उसी सीक्वेंस से रिवाइज करें, टॉपिक वाइज कर लें कि जो जो टॉपिक करना चाहते हैं। मतलब मटेरियल वाइज करना चाहते हैं तो मटेरियल का पहला लेक्चर क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, वो तीनों चारों लेक्चर एक ही दिन में रिवाइज हो सकते हैं, क्योंकि टॉपिक लंबा नहीं था। वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपने एक दफा पढ़ा हुआ है तो फिर आप उसको खुद से एक ही सीटिंग में आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको लेक्चर में कुछ मसला रह गया है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर की ऑप्शन मौजूद है, आप उस लेक्चर को दोबारा सुन लें तो आपको वहां से वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक बच्चे का नाम तो मुझे नहीं पता, वो अपने मोबाइल डिवाइस से आया हुआ है, हवावे के नाम से। उसने सवाल ये पूछा है कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल ओवरहेड पढ़ने होते हैं या ऑल नॉन प्रोडक्शन भी? तो बेटा इसका जवाब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में बताया था, मैं आज फिर बता देता हूँ कि जब हमने इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड्स लेने हैं, तो हमने प्रोडक्शन वाले वेरिएबल ओवरहेड्स ही लेने हैं। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं तो फिर हम ऑल वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द इन्वेंट्री वैल्यू then we will use only production variable overheads, not non production। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे होंगे तो फिर हम ऑल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो उसमें फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ जाती है। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जी बच्चों, टाइम है, आपने सवाल पूछने हैं तो पूछते जाएं, मैं जवाब देता देता हूँ। जब आप लेवल कंप्लीट करते हैं तो आपको लेवल कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे मैनेजेरियल लेवल कंप्लीट करेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, मैनेजेरियल लेवल 2 कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको 1 से लेके 2 तक का सारा मिल जाएगा। तो इसी तरह फिर स्ट्रेटेजिक लेवल 1 का एक सर्टिफिकेट होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल 2 का सर्टिफिकेट होगा, और फिर जिन लोगों के प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स भी हैं वो भी कंप्लीट करेंगे, फिर आपको CMA का सर्टिफिकेट मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज कोई नहीं होता कि सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाए, लेवल वाइज होगा सिर्फ। अच्छा जी, FCMA और ACMA में क्या डिफरेंस है? दोनों मेंबरशिप हैं, एसोसिएट मेंबर, फेलो मेंबर। जिस तरह आप अभी स्टूडेंट हैं ICMA के, तो आपको स्टूडेंट मेंबरशिप नंबर मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट वाला, जैसे हसन आपका मेरे सामने लिखा नजर आ रहा है। जब आप पूरे पेपर पास कर लेंगे तो आप बन जाएंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और फिर जब आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस ये वाला काउंट होता रहेगा। अदरवाइज जब आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा देन यू आर एलिजिबल टू बिकम एसोसिएट मेंबर। यानी पहली कंडीशन थी कि पेपर पास करें और 3 साल का एक्सपीरियंस लें, तो आप एसोसिएट मेंबर बनेंगे ACMA में। और फिर जब ACMA बन जाएंगे उस दिन से लेके कम से कम 5 साल के बाद आप फेलो मेंबर बनेंगे। तो एसोसिएट मेंबर और फेलो मेंबर दोनों डेजिग्नेशन है जो आप नाम के साथ यूज कर सकते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर डॉक्टर का वर्ड यूज करता है, एक लॉयर एडवोकेट का वर्ड यूज करता है, तो आप भी अकाउंटेंट हैं, आप एसोसिएट मेंबर हैं तो ACMA का वर्ड यूज कर लें, फेलो मेंबर हैं तो FCMA का वर्ड यूज कर लें। दीज आर द डेजिग्नेशंस।
और सम टाइम जॉब रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे फेलो मेंबर अप्लाई कर सकता है, और सम टाइम दोनों ही लिखे होते हैं। तो इन केस के एक ऐसी जॉब आ जाती है जिसमें सिर्फ फेलो मेंबर अप्लाई कर सकता है, और आपके पास एक्सपीरियंस पूरा है, आपने वैसे ही फेलोशिप नहीं ली, तो फिर आपको वहाँ पे अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसलिए जैसे ही आपका टाइम पूरा हो, आप फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाए। ऑपरेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर अभी तक नहीं आया तो हो सकता है आपने अभी इसी अटेम्प्ट में ऑपरेशनल लेवल 1 और 2 अभी कंप्लीट किया हो, तो कुछ अरसे तक आपका आ जाएगा। जिनके प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स नहीं हैं तो उन्होंने सिर्फ कितना करना था, मैनेजेरियल 1, मैनेजेरियल 2, स्ट्रेटेजिक 1 और स्ट्रेटेजिक 2। क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं तो उन्होंने सिर्फ 2 ईयर में, जब आपने ये 4 लेवल कंप्लीट किए, तो आपको कंप्लीटेड का सर्टिफिकेट तब मिल जाएगा। जैसे ही आपके पेपर पास होंगे, 12 पेपर आपके पास हुए, तो आपको उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा कंप्लीटेड का। सर पहले रिटर्न वाले पेपर होंगे या सीबी वाले? मुझे इस सवाल की वैसे लॉजिक नहीं समझ आई। सीबी वाले पेपर ही पहले होंगे, फिर बाद में अगले स्टेप पे आप अगली स्टेज पे जाके रिटर्न वाले पेपरों पे आएंगे। जी, बीकॉम के बाद ये 2 ईयर का ही है आपके लिए। लेकिन प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स अगर आप अपने शौक से सीखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। डिग्री कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, वो तो बड़ा अच्छे नॉलेज वाली चीज़ है, हमें पढ़ना चाहिए, तो आपसे फीस लेके आपको पढ़ा देंगे, उनका सर्टिफिकेट भी दे देंगे, लेकिन डिग्री पूरी आपकी पहले ही हो जाएगी। आपको डिग्री रिक्वायरमेंट में वो चीज़ शामिल नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या बैचेस में भी सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। कि आप देखें, मेडिसिन देखें, आप जब कोई भी टैबलेट खरीदते हैं तो वो सारी टैबलेट का ना बैच नंबर होता है। तो एक बैच में 10-10 हज़ार, लाख लाख यूनिट भी बन सकते हैं, और वो सेम होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी, होमोजीनियस हो सकता है। जो प्रोसेस की कंडीशन थी ना, वो ये था कि इनपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स द आउटपुट ऑफ अनदर। तो जो बैचेस हैं, बैचेस में भी होमोजीनियस प्रोडक्शन हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं। बैच की कंडीशन तब आती है जब इकट्ठे यूनिट बने। तो ऑलमोस्ट हर प्रोसेस बैच भी होता ही है। सीबी का रिजल्ट आखिरी पेपर के 15 दिन बाद आ जाता है। तो जब लास्ट पेपर आपका हो रहा होगा, तो उस डे के बाद 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाए। जी बिल्कुल, आईसीएमए का जो सर्टिफिकेट है वो मास्टर के बराबर है। आपके पेपर होपफुली सितंबर में होंगे,
मिड सितंबर हो सकती है डेट। चंद दिन तक आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन स्केड्यूल ना, कि फॉर्म जमा कराएं, फी जमा कराएं, पेपर की ये डेट होगी, तो थोड़े दिन के बाद आपको वो सर्कुलर मिल जाएगा। जी बिल्कुल, सी एस एस आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। सी एस एस में आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर लेने होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर में 200 मार्क्स की अकाउंटिंग है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब सिलेबस है, टैक्सेशन का सिलेबस है। तो 200 मार्क्स का आप अकाउंटिंग का पेपर रख सकते हैं। फिर इसी तरह आईसीएमए करने की वजह से एक और पेपर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 मार्क्स का है, तो ऑलमोस्ट आप 400 मार्क्स के करीब का अपने से रेलिवेंट स्टफ रख सकते हैं। मैनेजमेंट का एक पेपर होता है जो आपने ईएम और एफओएम, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट और एंटरप्राइज मैनेजमेंट, इसका भी 100 मार्क्स का ना सीएसएस के अंदर एक पेपर है मैनेजमेंट के नाम से। तो आप 400 नंबर जो है वो अपने से रेलिवेंट रख सकते हैं। तो मैं लाहौर में सीएसएस को भी पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बड़ा अच्छा स्कोर ले लेते थे। लेकिन सीएमए करने के बाद ना वो विश नहीं रहती कि सीएसएस करूँ। सैलरी थोड़ी होती है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो काम करने वाला बंदा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करता है। मंडे को क्लास आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि ईद है ना। तो अगर तो हुई तो बता दिया जाएगा, होपफुली तो नहीं होगी। मंडे की गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है शायद, कि नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट ऑन है तो फिर आईसीएमए भी ऑन होगा, तो फिर क्लास कर लेंगे। अच्छा, एक टर्म है जी आईसीएम में, इंटर जो है वो हम कितने पेपर के बाद बनते हैं। मैनेजेरियल लेवल 2 पास करने के बाद आप आईसीएम में इंटर हो जाएंगे। यानी मैनेजेरियल लेवल 2 तक के सारे पेपर पास हों तो वो आप आईसीएम में इंटर। नहीं, फसी सीएसएस में आईसीएमए की एलिजिबिलिटी है। वैसे तो ग्रेजुएशन है उनकी रिक्वायरमेंट, बैचलर्स। लेकिन आपका अगर बीकॉम नहीं भी है, आप एफएससी के बाद आए हैं, आपका सीएसएस सीएमए कंप्लीट होगा, देन यू विल बी 16 इयर्स मास्टर, तो आप एलिजिबल हैं। आईसीएमए के बहुत सारे मेंबर सीएसएस करके काम कर रहे हैं, उनको शौक था गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आईसीएमए की बेस पे सीएसएस दिया था। सीएमए करने के बाद सीए करना सही है या नहीं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे मैं चाहता तो मैं कब का कर चुका होता, लेकिन मैंने जब फील किया कि प्रैक्टिकली देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, जहाँ पे वो एलिजिबल है हम भी एलिजिबल है, तो मैंने मज़ीद कोशिश नहीं की कि मुझे वो करना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह मैं सीए को टीच भी करता रहा हूँ, तो सीए मेरे लिए कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं था। मैं चाहता तो उसको कब का क्वालिफाई कर चुका होता, तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे उसमें कोई ख़ास अट्रैक्शन नज़र नहीं आई। तो आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑडिट फर्म में काम करें, 3 साल की सस्ती लेबर के तौर पे आप काम करें, तो फिर आप सीए की तरफ सोच लीजिएगा। मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने उसकी तरफ नहीं सोचा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक डिग्री अगर आ गई है तो ऐसा जो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में या दिमाग में ये चीज़ बैठी है कि मैंने वो भी करना है, फिर आप टाइम वेस्ट ना करें, फिर आप फ़ौरन से अगली डिग्री स्टार्ट कर दें। एक कंप्लीट करने के बाद अगली डिग्री स्टार्ट कर दें। नहीं, सीएमए में प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की जॉब्स हैं। हमारे मेंबर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सर्व कर रहे हैं। मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा मेंबर्स डायरेक्टरी से
कि किस किस सेक्टर में कितने मेंबर्स हैं। तो आज तो मेरे इस लैपटॉप में वो डायरेक्टरी नहीं है, वरना मैं आपको अभी खोल के दिखा देता पीडीएफ। तो मैं इसको इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ, दूसरे लैपटॉप में मौजूद है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग हैं, प्राइवेट में कितने हैं, सेमी गवर्नमेंट में कितने हैं। तो देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज के हवाले से आप परेशान ना हुआ करें। बेटा सीएसएस का ना अपना सिलेबस है, आपने उस सिलेबस को एक पेपर समझ के पास करना है, उसको पढ़ें, वो हमारे सिलेबस से मैच होता है। सीएसएस में 600 नंबर आपके कंपलसरी होते हैं, 600 ऑप्शनल होते हैं। उन ऑप्शनल में से 400 नंबर ऑलमोस्ट हमने सीएमए में पढ़े होते हैं। तो आप उसका सिलेबस देखें, पहले आप इससे क्वालिफाई कर लें, उसके बाद आप उसका सिलेबस देखें, उस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी है आपने। तो फिर आप उसे भी कर लेंगे, क्योंकि जो बंदा सीएम में कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सीए इंटर तक एग्जाम्प्ट हो जाता है आईसीएमए करने के बाद। तो आपको 3.5 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, और साथ में उनके पेपर पास करने पड़ते हैं फाइनल वाले। सीए इंटर तक एग्जाम्प्ट होता है, जिसको वो कैफ कहते हैं, कैफ लेवल तक एग्जाम्प्ट होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पशन आईसीएमए को ही है सीए में। जी, एक स्टूडेंट ने कहा है सर सीएफए के बारे में बताइएगा। तो सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अमेरिकन डिग्री है, बड़ा अच्छा स्कोप है इसका भी। लेकिन पाकिस्तान में स्कोप कम है। वजह क्या है कि पाकिस्तान में ना मार्केट्स हैं ही नहीं। फाइनेंशियल मार्केट्स यानी स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, इस तरह का काम ना काफ़ी कम है। तो सीएफए की उतनी सैलरीज पाकिस्तान में नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो सीएफए नो डाउट एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, अमेरिकन क्वालिफिकेशन है, एक्सपेंसिव भी है, $1000 ऑलमोस्ट पर पेपर फी है। तो वो आप देख लीजिएगा, अगर आपका मूड हो तो आप आईसीएमए करने के बाद सीएफए की तरफ जा सकते हैं। इंटरनेशनली उसका अच्छा स्कोप है, तो सोचा जा सकता है उसके बारे में। सीएफए के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लेवल 1 साल में 2 दफ़ा होता है, लेवल 2 और लेवल 3 साल में एक ही दफ़ा होता है। तो पाकिस्तान में उसके पेपर होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 2.5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स, फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप पास करें।
एक स्टूडेंट ने पूछा है कि ये जो आने वाली अटेम्प्ट है कैंपस में होगी, अगर तो गवर्नमेंट ने जैसे कहा है कि 15 सितंबर से खुल जाएंगे, तो अगर ये कॉलेजेस खुल जाते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह कैंपस में ही होगी, अदरवाइज फिर हम जो भी टाइम स्केड्यूल होगा उस हिसाब से कम्युनिकेट कर देंगे। जो एसएपी सॉफ्टवेयर है वो तो जाहिर बात है आपने करना ही करना है बाद में, या तो आपको जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ पे एसएपी यूज़ हो रहा होगा, तो आप वक्त के साथ साथ उसकी सर्टिफिकेशन कर लेंगे। वो नो डाउट एक वैल्यू एडिशन है, तो वो आपको करना चाहिए। सॉफ्टवेयर की का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने काम तो सॉफ्टवेयर पे करना है ना। तो आप कोई एक सॉफ्टवेयर सीखे तो आपको सारे सॉफ्टवेयर समझ आ जाएंगे, काम मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप एसएपी सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आप एसएपी सर्टिफाइड हो सकते जी। बस जी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।